नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित समय के पूरा होने पर पूरी दुनिया में मची इस खबर पर कि उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों, ये नई नई जो घटना और नया नया जो रिकॉर्ड निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ करके जिस खबर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया गया, दुनिया के तमाम शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से इस खबर के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। मुझे लगता है कि यह आंकड़ा एक तरह से जबरदस्ती से इंटरप्रेट किया गया, इसे जबरदस्ती से एक तरह से बनाया गया। दोस्तों, पहले भी ये चर्चा चल रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थर्ड मोस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी। तो ये नया नया आंकड़ा जो निकाला गया कि 15 अगस्त 1947 को जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो वह एक तरह से संसदीय रूप से निर्वाचित नहीं थे। कांग्रेस को जो ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया वह अंग्रेजों की तरफ से डायरेक्ट किया गया, कोई चुनाव कराकर आयोजित कर, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता नहीं मिली। देश में पहला राष्ट्रीय आम चुनाव 1952 में हुआ। तो 1952 के बाद जब हम जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की गणना करते हैं तो उस कार्यकाल से नरेंद्र मोदी ने उस कार्यकाल को एक्सीड कर दिया। दोस्तों, पिछले 10-12 सालों से पब्लिक डोमेन में निरंतर खबर एक तरह से आजमाइश की जाती है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जवाहरलाल नेहरू का न मैं यहाँ कोई पक्ष ले रहा हूँ और न मैं नरेंद्र मोदी की कोई आलोचना करने जा रहा हूँ, लेकिन जो ये तुलनात्मक जो ये विश्लेषण जो किया जा रहा है इसके परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग है, इसके मायने अलग हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का उस समय मोनोपोली हुआ करता था और पूरे देश के जनजीवन में, पूरे समाज में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व वह अनपैरेलल था। कोई पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। और कहीं न कहीं गांधी के मन के विपरीत जो कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण किया गया, जिसे गांधी कांग्रेस को एक समाज सेवा का संगठन बनाना चाहते थे, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं हुआ और इसका एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को मिला। देश के विपक्षी दल को लगातार अपने को मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी के समक्ष अपने को प्रतियोगी बनाने के लिए लंबा जद्दोजहद करना पड़ा। लेकिन जब हम कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, जब कांग्रेस पार्टी की पर्सनालिटी और कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के पर्सनालिटी, प्रोग्राम और आइडियोलॉजी की जब हम तुलना करते हैं तो सबके मायने अलग अलग नजर आते हैं, सबके परिप्रेक्ष्य अलग हैं। वह कालखंड कोई और था जिस कालखंड में भारत की राजनीति में प्रतियोगिता नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की मोनोपोली थी। आज कहीं न कहीं दो पार्टी या मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में प्रतियोगिता का माहौल आया है और भारतीय जनता पार्टी जिसका सफर जनसंघ से शुरू होता है, 1900 जनता पार्टी में वो शामिल होती है, फिर उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में उसका पुनर्गठन होता है। तब से उसकी राजनीतिक यात्रा लंबे संघर्षों का परिणाम रही है और आज भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी पार्टी और मेंबर के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और नरेंद्र मोदी का जवाहरलाल नेहरू से जब तुलना होता है तो मुझे लगता है ये बात है, जवाहरलाल नेहरू एक कुलीन घराने से थे। उन्हें कहीं न कहीं आज़ादी की लड़ाई के वो प्रमुख सेनानी जरूर थे, लेकिन उसमें भी उनके विरासत का योगदान था। जवाहरलाल नेहरू वेस्ट के शिक्षा दीक्षा पाकर एक अलग आइडियोलॉजी से उभरे हुए एक इंटेलेक्चुअल और एक बहुत बड़े विचारक और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानववादी कहे जाने वाले, आदर्शवादी कहे जाने वाले व्यक्तित्व थे। गांधी ने कांग्रेस पार्टी के उस समय समकालीन तमाम नेताओं को और पर्सनालिटीज को छोड़ करके नेहरू का इसलिए चयन किया कि नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषज्ञता थी, उनके साथ उम्र थी और कहीं न कहीं वो ज़्यादा एक सौहार्द, सौम्य, शालीन, सेकुलर और एक आधुनिक मिजाज के व्यक्ति थे।
गांधी से उनकी सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, लेकिन राजनीतिक तौर पे गांधी ने सत्तावादी राजनीति में जो कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा चुना वह जवाहरलाल नेहरू को चुना। और जवाहरलाल नेहरू का एक अपना पर्सनालिटी, एक अपना पर्सना और उनका एक विजन था, जिस विजन से भारत राष्ट्र राज्य की एक यात्रा शुरू हुई। लेकिन राजनीतिक डोमेन में जैसा कि मैंने पहले कहा कि अन्य पार्टियों को काफी प्रतियोगिता के लिए अनुकूल बनाने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ा और करीब 16, 17 या 18 आम चुनावों के बाद अब कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व टूटा है। पिछले 80-81 साल के आजादी के बाद करीब 55 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज रही है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जो कहीं न कहीं एक बड़े जमीन से उभरे हुए व्यक्ति हैं, एक बड़े आम, एक साधारण घर से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति हैं, जो कहीं न कहीं अपनी मेहनत और संगठन के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, उस निष्ठा का उन्हें पुरस्कार मिला। और कहीं न कहीं 24/7 पॉलिटिक्स करने वाले नरेंद्र मोदी को कामयाबी तब मिली कि जब 2014 में वो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। और अपनी नियुक्ति के बाद नरेंद्र मोदी, जिनका कोई बहुत बड़ा शैक्षिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कठोर मेहनती, 24/7 काम करने वाले और कुल मिलाकर के अपनी मेहनत और अध्यापन के बदौलत एक विजन हासिल करने वाले और राजनीति पर जबरदस्त पकड़ और कम से कम मेहनत के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू से जब उनकी तुलना करी जाती है या करवाई जाती है या करने का एक आयोजन किया जाता है, तो नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तिवादी राजनीति का चेहरा साफ साफ उभर करके सामने आता है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में कहीं न कहीं देश को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व दिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर उन्होंने मजबूत और कठोर निर्णय लिए। लेकिन भारतीय लोकतंत्र के रीति और नीति के तहत नरेंद्र मोदी का पूरा चेहरा, उनकी पर्सनालिटी, उनका प्रोग्राम कहीं न कहीं उन्हें एक डिक्टेटर प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा करता है। हम जवाहरलाल नेहरू से उनकी तुलना भले करते हैं, लेकिन उनकी पूरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलती है कि इंदिरा गांधी भी कहीं न कहीं एक ऑटोक्रेटिक लीडर थी, मजबूत नेतृत्व और मजबूत निर्णायक क्षमता वाली एक तरह से लीडर थी। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी में वही गुण गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले 12 साल के शासन में जिस तरीके से अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हुए और सबसे अहम अपनी नेतृत्व को बचाए रखते हुए और अपने सारे प्रतिद्वंदियों को एक तरह से बिल्कुल बेलगाम करते हुए जिस तरीके से भारत की राजनीति पर उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है, अपनी पार्टी में उन्होंने मजबूत पकड़ दिखाई है और भारतीय जनता पार्टी का भारत के उन क्षेत्रों में विस्तार और प्रसार किया है जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तो उनके आका कभी यह सोच नहीं सकते थे कि उनकी पार्टी की सरकार देश के सुदूर पूर्वोत्तर राज्य आसाम में होगी, उनके पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में होगी, जहां आइडियोलॉजिकली कंप्लीट रिवर्स आइडिया का वहां लगातार 40-45 सालों तक वर्चस्व बना रहा। भारतीय जनता पार्टी के आका कभी सोचे नहीं होंगे कि गैर हिंदी प्रदेश उड़ीसा में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के आका कभी यह नहीं सोचे होंगे कि सुदूर दक्षिण में भी, तेलंगाना में, कर्नाटक में और आंध्रा में भी भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और प्रसार होगा। भारतीय जनता पार्टी अब तमिलनाडु और केरल में भी अपनी पैठ बढ़ा चुकी है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी समूचे उत्तर, मध्य, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम कर्नाटक तक भारतीय जनता पार्टी का निरंतर विस्तार हुआ है। हमें पार्टी के हिसाब से, राजनीतिक सफलता के हिसाब से निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और उनके दाहिने हाथ अमित शाह को पूरा श्रेय देना होगा कि एक तरफ उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की, कांग्रेस की मोनोपोली के खिलाफ रक्षा की, तो दूसरी तरफ भारतीय लोकतंत्र के चरित्र को उन्होंने कहीं न कहीं ज्यादा डिक्टेटरशिप ओरिएंटेड बनाया। यह भारत के पूरे समाज और भारत के ये पावर ऑर्डर की ये विफलता है कि यहाँ पर यदि आपको सफल होना है तो आपको डिक्टेटरवादी शैली से ही आप सफल हो पाते हैं, लोकतंत्रवादी शैली से आप सफल नहीं हो पाते। भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई तब से वह 5 चीजों के लिए जानी गई कि आंतरिक लोकतंत्र, सामूहिक नेतृत्व, विचारधारा ओरिएंटेड पार्टी, राष्ट्रवाद, तुष्टीकरण को बल नहीं देना और देश की एक तरह से सांस्कृतिक अखंडता
और कल्चरल नेशनलिज्म को बनाए रखना। तो इन पांचों चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं कांग्रेस पर एक तरह से वरदहस्त था। लेकिन अटल और आडवाणी के राज तक ये आदर्शवाद भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर कायम रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तब तक उतनी सफलता हासिल नहीं हुई जो सफलता 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से शुरू हुई। न केवल उन्होंने सत्ता पर पूरी पकड़ बनाई, न केवल उन्होंने पूर्ण बहुमत से दो बार जनादेश हासिल किया। 2024 में उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कहीं न कहीं बाजी पलटी। लेकिन ये न केन प्रकारेण उन्होंने करीब 2 धड़ों जेडीयू और दूसरे तेलुगु देशम पार्टी के सहयोग से सरकार तो बना ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा सबक लिया, उस सबक के बाद से उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उन्होंने कहीं न कहीं चुनाव आयोग का सहारा लेकर एसआईआर के जरिए पूरे तौर पे मतदाताओं का पुनरीक्षण किया, जिस पर काफी विवाद हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अंततः सुप्रीम कोर्ट को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के जो समयबद्ध जो अधिकार हैं उसको उन्होंने एवं वस्तु करार दिया। तमाम विपक्षियों ने लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाई। कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम का भी मुद्दा बना, जो भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है, जो उसकी एक आइडियोलॉजिकल बेंचमार्क और यूएसपी है उसके तहत। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स हो, जिस पॉलिटिक्स का वो लगातार विरोध करती रही, आप पार्टी के खिलाफ वो लगातार हमलावर रही। कांग्रेस पार्टी की भी फ्रीबीज पॉलिटिक्स या तमाम रीजनल पार्टी की डायनेस्टी पॉलिटिक्स, इन तीनों चारों चीजों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के हार के बाद फ्रीबीज पॉलिटिक्स को पूरे तौर पर अपना लिया। हरियाणा में, महाराष्ट्र में ऐन वक्त पर महिलाओं के लिए फ्री बस लेना हो या फिर फ्री अनाज देना हो या अलग अलग तरीके से महिलाओं को वजीफा देना हो, इन प्रोग्रामों पर पूरे तौर पर एक तरह से बैंक ऑन किया और खजाने से हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए एक तरह से खर्चे गए। कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में भी जो कोविड के काल में जो फ्री अनाज का कार्यक्रम शुरू हुआ, वह कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने अपना कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल ब्रह्मास्त्र के रूप में उसका यूज किया। और कहीं न कहीं तब से लगातार जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। हरियाणा से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, बिहार से लेकर, बंगाल से लेकर उड़ीसा तक, इन पांचों या असम तक, ये करीब करीब ये 6 नए राज्य उनके खाते में आ गए। तो कुल मिलाकर के आज 12 साल के पूरा होने पर नरेंद्र मोदी का जो यशोगान हो रहा है, जिसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लुक्का छिपी के मार्फत कभी वो नरेंद्र मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं और वैसे ऐसे निर्णय लेते हैं जो भारत राष्ट्र राज्य को नागवार लगता है। वह कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जो इजराइल और ईरान के युद्ध के ऐन वक्त पहले इजराइल को जाकर के उसे फादरलैंड बता करके आते हैं और उसके बाद भारत कहीं का नहीं रह जाता, न उसे मध्यस्थता मिलती है और न ही अमेरिका की तरफ से वरीयता मिलती है। कुल मिलाकर के ईरान के युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था को इतनी बड़ी हानि हुई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो लगातार विकसित भारत के रोड मैप पर चली जा रही थी, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। लेकिन कुल मिलाकर के एक्सटर्नल इकोनॉमी के वीकनेसेस और हमारी पेट्रोलियम आयात पर भारी निर्भरता और कुल मिलाकर के अमेरिका के साथ मचे व्यापारिक गतिरोध से हमारा रुपया लगातार और निरंतर कमजोर होता गया है, जो अपने पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले भी ज़्यादा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट आई है। ऐसे में भारत का जो ये विकास का जो सफ़र है या जो विकास की जो यात्रा है, जो आज भी विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 6.6% दुनिया की सर्वाधिक सबसे बड़ी विकास हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था है, आज वो चौथे नंबर से छठे नंबर पर खिसक जाती है। रुपये का मूल्य रिकॉर्ड 80 रुपये से घटकर 96 रुपये पर चला आता है। तो ऐसे में कई सारे सवाल भी उभरते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हम नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल पर्सनालिटी की यदि बात करें तो वह उन्होंने अभी वर्तमान में एक ऐसी अपनी हैसियत कायम की है जिसका भारत के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोई मुकाबला नहीं दिखता। विपक्ष आज तक के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में है, जिसमें न कोई पर्सनालिटी है, न कोई प्रोग्राम है और न किसी भी तरीके का पैशन है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे सके। ऐसे में नरेंद्र मोदी जो ये लगातार व्यक्तिवादी राजनीति करते हैं, जिनका पार्टी में पूरा होल्ड है,
जिसको चाहे वो रखते हैं, जिसको चाहे निकालते हैं, हर निर्णय वो खुद लेते हैं। चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव करना हो तो किसी मजबूत पॉलिटिकल हैवीवेट के बजाय बिल्कुल एक नए व्यक्ति को लेते हैं और जिसका कोई विरोध नहीं होता। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता के केंद्र में है तब से एक्सटर्नल लेवल पे तो सारे संस्थाएं कमजोर हैं, विपक्ष कमजोर है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें केवल कोर्ट अपनी भूमिका में नजर आता है, लेकिन कोर्ट की भी अपनी मजबूरियां होती है कि वो सरकार के हर चीज़ों का लगातार मुखालफत नहीं कर सकता। लेकिन जो सिविल सोसाइटी का जो स्टेटस है, जो हमारी मीडिया का स्टेटस है, वो पिछले 80 सालों के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे कमजोर है। मीडिया गुटों में बढ़ चुकी है, मीडिया में आपसी गैंगवार चल रहा है, मीडिया की तकनीकी परीक्षा इस तरीके की है कि कन्वेंशनल मीडिया अब कमजोर और सोशल मीडिया ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। और सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी ने तब से अपनी पकड़ बनाई है जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ऐसे में पूरी राजनीतिक बागडोर पूरी मजबूती से नरेंद्र मोदी के साथ एक तरह से पैबंद है, उनके पूरे हाथ में लगाम बड़ी मजबूत है। सारे सत्ता के जितने केंद्र हैं या सत्ता के जितने जो है मतलब उसके मतलब कि चबूतरे हैं, उन सब चबूतरों पर भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल की पूरी तरह से पकड़ है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का जवाहरलाल नेहरू से तुलना किया जाना और उनके 12 साल चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में जाना ठीक है, तकनीकी तौर पे और आंकड़ों के हिसाब से तो उन्हें उचित ठहराता है। लेकिन हम जब दोनों के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की तुलना करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू एक उदारवादी शासक थे, एक आदर्शवादी थे, एक इंटेलेक्चुअल थे, उनका एक बड़ा विजन था, उनका एक मॉडर्न साइंस और इकोनॉमिक्स का एक अपना ऑब्जर्वेशन था। वो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और कुल मिलाकर के पूरी उदारता और इंपीरियलिज्म के खिलाफ थे। लेकिन नरेंद्र मोदी एक आम पृष्ठभूमि से उभरे हुए एक बेहद मेहनती, एक बेहद मजबूत और कहीं कहीं सो कॉल्ड नेशन फर्स्ट के आधार पर वो काम करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सत्ता फर्स्ट और उनकी अपनी हैसियत बनी रहे, जिसे लेकर के वह कोई रिस्क नहीं लेते, वह कोई लोकतांत्रिक रिस्क नहीं लेते। कुल मिलाकर के वो सारे पार्टी में या पावर में या सरकार में उन लोगों को चयन करते हैं जिससे उन्हें कोई खतरा नहीं दिखता। कुल मिलाकर के जो लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभ हैं, उन स्तंभों को वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं देखना चाहते। चाहे वो राष्ट्रपति का चयन हो, उपराष्ट्रपति का चयन हो, लोकसभा स्पीकर का चयन हो, राज्यसभा स्पीकर का चयन हो, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना हो, चाहे वो सूचना आयोग हो, चुनाव आयोग हो, नीति आयोग हो, वो सब कुल मिला जुला करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को किसी भी तरीके से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा प्रतिद्वंदी और ज़्यादा प्रतियोगी रूप में नरेंद्र मोदी देखना नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर के वो एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटर है, लेकिन इससे देश को फायदा भी हुआ है। आज देश पिछले 80 सालों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर ऑपरेशन सिंदूर के पहले तक भारतीय एक नेशन की एक तुति बोला करती थी और उसके तहत भारत को हर जगह नोटिस लिया जाता था। आज दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब हम तुलना करते हैं तो वो दूसरे रिजीम में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ वह दोस्ती नहीं दिखाई जो वो पहले टर्म में दिखाया करते थे और अपने निर्णयों से भारत को हर समय नुकसान करते रहे। लेकिन वह हमेशा कहना ये नहीं भूलते कि माई बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी, माई डियर फ्रेंड, और मौके दर मौके चाहे उनका बर्थडे हो, चाहे उनके शासनकाल के 12 साल पूरा होना हो, वह उन्हें बधाई देने में कोई कंजूसी नहीं बरतते। लेकिन हम नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को देखते हैं तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से ज़्यादा नज़र नहीं आता। अंतर केवल एक है कि नरेंद्र मोदी युद्ध को लाइक नहीं करते और एक तरह से ये उनकी होशियारी है। इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर का इतना बड़ा डंका पीटने के बावजूद उन्होंने 4-5 दिन में युद्ध को समेट लेना उचित समझा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शांति का संदेश लेकर के आए और लगातार से युद्धों में तल्लीन है, चाहे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करना हो या ईरान पर नाहक जो है हमला करना हो, शांति का उपदेश देते देते पूरी दुनिया को वो तबाह कर गए हैं। लेकिन अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से किस तरीके से हेकड़ी दिखाना और किसी भी तरीका का इस्तेमाल करना, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप करते हैं वही हाल नरेंद्र मोदी भी करते हैं। नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं पॉलिटिकल राइटियसनेस को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कहीं न कहीं पॉलिटिकल करेक्टनेस ये इनकी एक तरह से बहुत बड़ी मेजरिंग रड है
और उसी के तहत शासन चल रहा है। उसमें कुछ देश को फायदा भी हो रहा है, कुछ बहुत ज्यादा आत्मप्रचार भी किया जा रहा है। कई जगह एक खोखला राष्ट्रवाद का नारा देकर कई सारे लोकतांत्रिक सवालों को ओझल किया जा रहा है और इस तरीके से पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसमें कि विपक्ष क्या, लोकतंत्र के किसी भी संस्थाओं की किसी भी तरीके से कोई भी उनका चल न सके। 24/7 के पॉलिटिक्स के सबसे बड़े सारथी अमित शाह बनकर के उभरे हैं, जिनके कुशल रणनीतिक नेतृत्व से बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है और सब जगह उनकी अपनी सरकार बनी है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करना, सत्ता की बागडोर बनाए रखना और उसके बाद देश को विकसित राष्ट्र राज्य बनाने का जो नारा देना, कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। लेकिन जब हम बौद्धिक विश्लेषण करते हैं तो हमें सत्य की कसौटी को खारिज नहीं करना चाहिए। मैं जवाहरलाल नेहरू का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन उनसे तुलना करना नरेंद्र मोदी का बिल्कुल बेमानी बनता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के लोकतंत्र में एक अच्छी प्रतियोगिता चल रही है। कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व और मोनोपोली टूटा है, भारतीय जनता पार्टी का आगमन हुआ है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भी डेमोक्रेसी को डिक्टेटोरियल अंदाज में चलाए, बल्कि आदर्शवाद, राजनीतिक आदर्शवाद और शासन के आदर्शवाद सबका पूरा पूरा पालन हो तो ज्यादा बेहतर होता। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सबक है।